प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर। मेहसाणा के मोढेरा में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मोधेश्वरी माता मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद सूर्य मंदिर का भी करेंगे दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति ने चंडीगढ़ सचिवालय के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 52वें दीक्षांत समारोह और शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में हुई शामिल। पूर्वोत्तर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 2 दिवसीय पूर्ण सत्र का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री दरगांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में राज्य स्तरीय पुलिस अधीक्षक सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर में भी करेंगे पूजा अर्चना। शिवसेना में 2 गुटों के बीच तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण के उपयोग पर लगाई रोक। अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग ने कहा दोनों गुट चुनाव लड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक दें 3 विकल्प। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बीते 2 सप्ताह में मिसाइल फायर का यह 7वां वाकया। जापान ने कहा उत्तर कोरिया की यह हरकत नहीं की जाएगी बर्दाश्त। वहीं उत्तर कोरिया ने अपने बचाव में कहा अमेरिकी सैन्य खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया मिसाइल परीक्षण। खेल की खबरों में 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज के दूसरे मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। पहला मैच गंवाने के बाद सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। और गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में सर्विसेज का दबदबा बरकरार। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में सर्विसेज के लिखित एसपी ने किया स्वर्ण पर कब्जा। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गुजरात दौरे के पहले दिन पीएम आज मेहसाणा के मोढेरा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोढेश्वरी माता की पूजा अर्चना करेंगे और विश्व प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जिले जाएंगे और मोढेरा गांव को देश का पहला 24x7 सोलर विलेज के रूप में घोषित करेंगे। इस गांव में 1300 से ज्यादा ग्रामीण घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित किए गए हैं, जिससे बिजली बिलों में 60 से 100% की बचत हो रही है। यही नहीं, यहाँ पर 6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है और 15 मेगावाट का स्टोरेज प्लांट भी तैयार किया गया है, जो सरप्लस अक्षय ऊर्जा को पावर ग्रिड के जरिए गुजरात के अन्य हिस्सों में भी सप्लाई करेगा। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर है और ये 6 मेगावाट का सोलर पावर है और 15 मेगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज सिस्टम है कि जो दिन के दौरान जो भी सोलर एनर्जी होगा वो स्टोर करेगा प्लस सप्लाई भी करेगा विलेज को और रात में वो कंटिन्यूस सप्लाई करता रहेगा। इस प्रोजेक्ट में हमने ये भी किया है कि सोलर रूफटॉप्स हर गांव मकान पे लगाए जो टेक्निकल फिजिबल थे। तो मोढेरा गांव में 1100 से ऊपर जो मकान की संख्या है जिन्होंने वहां पे हमें 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है और करीबन 13 से 15 से ज्यादा भी बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, वहां पे भी हमने 200 किलोवाट से ज्यादा सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है। मोढेरा स्थित माता मोडेश्वरी देवी मंदिर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल देवी भी हैं, वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी माता की पूजा अर्चना और आरती भी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहां अक्सर पूजा अर्चना किया करते थे और अब बतौर प्रधानमंत्री वे यहां माता का दर्शन करेंगे। माता जी को पहले हाथ जोड़ समायतना करवाएंगे और माता जी की से पूजा अर्चना पूरी होने के बाद उसके हाथ से आरती उतारेंगे, माता जी को भोग लगाएंगे और यहाँ माता जी की चढ़ी हुई एक माता की जो चुनरी बोलता है ना, वो माता की प्रतीक रूप सेवा के रूप में उसके देंगे
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर जाएंगे, जहां वे लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। माता मोडेश्वरी मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा के इसी सन टेम्पल में आएंगे, जिसे 11वीं शताब्दी में सोलंकी डायनेस्टी ने बनवाया था। कहा जाता है कि ये मंदिर बिल्कुल कर्क रेखा के समीप है और साल में एक दिन यानी 23 मार्च को यहाँ पर सूर्य की जो किरण है वो बिल्कुल गर्भगृह के अंदर तक जाती है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में सबसे खास बात यह है कि पूरा मोढेरा गांव अब सौर ऊर्जा से संचालित होगा, चाहे बात ईवी चार्जिंग की हो या फिर पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या मोढेरा स्थित मंदिरों की। 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में मोढेरा गांव मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहसाना विजिट में सबसे अहम है मोढेरा का ये अक्षय ऊर्जा को क्षेत्र में जो शुरुआत करने जा रहे हैं। देश का पहला मोढेरा ऐसा गांव बनने जा रहा है जहां पे कि 24/7 जो है सोलर सिस्टम के जरिए जो है वो पावर सप्लाई की जा सकेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा एक इस मॉडल के तहत कि किस तरीके से ये सोलर प्लांट है, जो जहां से कि जो स्टोरेज सिस्टम है उसे जो है सप्लाई वहां से स्टोरेज भी किया जा सकता है। और इससे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विलेज है तकरीबन 1300 ग्रामीणों के जो घर है उनके रूफ टॉप पर जो है वहां पर सोलर जो के पावर लगाए गए हैं, ताकि उससे जो उनको जो है सप्लाई मिल सके। और जो सरप्लस होगा, जो सोलर सरप्लस होगा वो जो ग्रिड है उनको दिया जाएगा और इस ग्रिड के जरिए जो सप्लाई है वो आगे भी गुजरात के अंदर बाहर जो है वहां पर उसे भेजा जा सकेगा। तो देश का पहला ऐसा गांव मोढेरा बनने जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा पे निर्भर करेगा और ये शायद अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, मोढेरा, मेहसाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज चंडीगढ़ सचिवालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। तो चंडीगढ़ में सचिवालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि ये नवनिर्मित सचिवालय मल्टीपर्पज तरीके से इसको बनाया गया है। और शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुटों की तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। अब ये ना तो एकनाथ शिंदे और ना ही उद्धव ठाकरे गुट धनुष और तीर चुनाव चिन्ह का उपयोग कर पाएंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे धड़े को 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्रतिद्वंद्वी एकनाथ शिंदे समूह के दावे पर शनिवार तक जवाब देने को कहा था। चुनाव आयोग का निर्देश शिंदे गुट द्वारा 4 अक्टूबर को एक ज्ञापन सौंपे जाने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि उपचुनाव नजदीक आने पर उसे चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट को अंतरिम आदेश तक आगामी चुनाव में ना ही पार्टी का चुनाव चिन्ह और ना ही पार्टी का नाम उपयोग करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दोनों ही गुट चुनाव लड़ने के लिए अपने द्वारा दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। और देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दिल्ली में ठंड का आगमन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलावा दक्षिण के भी कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों में ऊपरी हिस्सों में और केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब और उत्तरकाशी में गंगोत्री में भी लगातार बर्फबारी हो रही है।
तेज बारिश से अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून सहित निचले और मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे हैं और रुक रुक कर बारिश होती रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 11 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बंद हो गया है। चंपावत में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के बलरामपुर जिले में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। NH 730 पर तेज बहाव के चलते छोटे वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मूसलाधार बरसात और नेपाल से पानी छोड़े जाने के लिए से जिले में सैकड़ों गांव बाढ़ग्रस्त हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है और बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। नावों से भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को डीएम और एसपी ने राप्ती के सिसई घाट पर पहुंचकर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सप्ताह इसी तरह की बारिश होने की संभावना जताई है। वे अगले कुछ दिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके लिए मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक चरण सिंह से खास बातचीत की। शनिवार सुबह से ही दिल्ली में बहुत जोरों की बारिश देखने को मिली है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दिल्ली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड चरण सिंह, जो बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो बारिश हो रही है कितना इंपैक्ट करेगा और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बारिश थमे। एक बात जो हर कोई जानना चाहता है कि ये जो बारिश हो रही है इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन मैं बता पाऊँ तो 3-4 तारीख में एक वेस्ट सेंट्रल वे में लो प्रेशर एरिया था और ये धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया में मूव होके ये ईस्ट मध्य प्रदेश के आसपास वीक हो गया था। उसके बाद जो इसका सर्कुलेशन है वो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेके जिसे हम 5 से 7 किलोमीटर ऊपर तक मानते हैं उसका बना हुआ था, जो आज की बात करें तो गुजरात रीजन और उसके आसपास स्थगित है। तो इससे अरेबियन सी से जो मॉइस्चर है तमाम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पुल हो रहा। साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो तो मूव हो रहा है। एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अफगानिस्तान के ऊपर है उससे वेस्टर्ली हवाएं यहाँ इसको मिड लेवल में रोक रही हैं। तो कुल मिला के जो अरेबियन सी से मॉइस्चर जा रहा है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्प्रेड है, जिससे फ्राइडे से ही काफ़ी एरियाओं में बरसात हो रही है। अगर हम दिल्ली में आएँ तो दिल्ली में रात से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। आज पूरे दिन लगभग रुक रुक कर बरसात हुई, परंतु उस बरसात की जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई। वहीं अगर हम वार्निंग की बात करें तो इससे जो IMD ने वार्निंग ऑलरेडी जारी कर रखी थी वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ईस्ट राजस्थान, इन तमाम एरिया में भारी बरसात और ख़ासतौर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बरसात 3 दिन के लिए जारी की गई थी, जो आज और कल भी जारी रहेगी। उसके बाद परसों से यानी कि हम बात करें 8-9 में भारी से बहुत भारी बरसात उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहेगी। वहीं भारी बरसात हरियाणा, ईस्ट राजस्थान में रहेगी। उसके बाद 11 तारीख से इसमें कमी आ जाएगी। जो भारी बरसात की संभावना 1-2 जगह पर रह जाएगी, उत्तराखंड और यूपी के हिस्सा होंगे और उसके बाद ये धीरे धीरे 11 तारीख के बाद कमी आ जाएगी इसमें। ये जो अभी बारिश हो रही है इसका कोई कलर कोड आप लोगों ने वार्निंग इशू किया है? हाँ, देखिए, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो उत्तराखंड और यूपी में ऑरेंज वार्निंग है 2 दिन के लिए। वहीं हरियाणा इंक्लूडिंग दिल्ली और ईस्ट राजस्थान के लिए येलो वार्निंग है, क्योंकि इधर हैवी रेन का चांस है और उत्तराखंड और यूपी में कुछ जगह में भारी से बहुत भारी बरसात का अगले 2 दिन पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात मिली। तो ये थे चरण सिंह जो बता रहे थे कि किस तरीके से अगले 2 से 3 दिन दिल्ली में ये जो बारिश है वो चलती रहेगी और सैटेलाइट इमेज से उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लो प्रेशर एरिया का जो एक इंट्रैक्शन हुआ उसके चलते ये बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने पूर्व समुद्री क्षेत्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बीते 2 सप्ताह में उत्तर कोरिया ने यह 7वीं बार मिसाइल परीक्षण किया है।
जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा करते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। जापान ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा बार बार की जाने वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने अपने बचाव में कहा कि अमेरिकी सैन्य खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए मिसाइल का परीक्षण किया गया। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी गोलीबारी के कारण यूरोप में सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने दावा किया है कि इस गोलीबारी के कारण परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। परमाणु कंपनी एनर्जोएंस ने कहा है कि परमाणु संयंत्र की बिजली आपूर्ति जल्दी बहाल नहीं होती है तो उसके रिएक्टरों के गर्म होने का खतरा बना रहेगा। और रूस और यूक्रेन के बीच भारी जंग छिड़ी हुई है और इस जारी जंग के दौरान रूस के वायुसेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने को रूसी बलों ने संयुक्त समूह का कमांडर नियुक्त किया है। सर्गेई सुरोविकिन को 2017 में रूस के वायुसेना बलों का प्रमुख बनाया गया था। सर्गेई सुरोविकिन ने सीरिया में रूसी सैनिकों का भी नेतृत्व किया है। रूसी राष्ट्रपति ने 5 सैन्य क्षेत्रों में से 2 कमांडरों को इस हफ्ते की शुरुआत में ही बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद जनरल सुरोविकिन को यूक्रेन में रूसी सेना का प्रमुख बनाया गया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रांची में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सीरीज का पहला मैच गंवा चुकी भारतीय टीम आज के इस मैच में करो या मरो की स्थिति में होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। वहीं पहले मुकाबले को जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। और गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। तैराकी के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में सर्विसेज के लिखित एसपी ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। स्पर्धा का रजत पदक तमिलनाडु के एस दानुश ने अपने नाम किया है, जबकि कांस्य पदक केरल के अनूप के नाम रहा। वहीं राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 100 मीटर तैराकी की फ्रीस्टाइल स्पर्धा में असम की शिवांगी शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। शिवांगी ने गुजरात की स्टार तैराक माना पटेल को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं गुजरात की माना पटेल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और 11 अक्टूबर से देश में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रही तमाम राज्यों के महिला फुटबॉल टीम के सदस्यों में इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। सभी ने एक स्वर से माना है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन देश में महिला फुटबॉल की तस्वीर को बदल देगा। देखिए गुजरात से हमारे संवाददाता गौरव कुमार की यह विशेष रिपोर्ट। 36वें राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर की महिला फुटबॉल टीम ने असम पर 5-0 की शानदार जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली है। टीम अपने अब तक के प्रदर्शन से खुश है, लेकिन यहाँ जीत और हार से बड़ा दोनों टीमों के लिए कुछ और भी है, और वो है 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, जिसे लेकर इन खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। इनका मानना है कि पहली बार महिला फुटबॉल को लेकर देश में हो रहे इस बड़े आयोजन का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय खेलों में मणिपुर की ओर से खेल रही भारतीय महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी बाला देवी अंडर 17 के आयोजन को देश में महिला फुटबॉल की बेहतरी की दिशा में एक बड़ा बदलाव मानती हैं। अंडर 17 वर्ल्ड कप डेफिनेटली अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उन लोग टूर वगैरह जा चुका है और जो 11 जहाँ तक खेलने वाला है उन प्रैक्टिस कर चुका है, मैच खेल चुका है और टूर जा चुका है। तो उन लोग जो अदाव टीम में करना है और कम्युनिकेशन करना है वो सारे चीज़ हो चुका है। तो 11 तारीख को स्टार्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो देश
जो फैंस है उनको सपोर्ट करे। अभी इतना मालूम नहीं था कि वुमेन फुटबॉल इंडिया है, सिर्फ मेल फुटबॉल में ज़्यादा फोकस करती है। तो अभी अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, इसीलिए हर स्टेट में इतना सा से वुमेन फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है, ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है, खेलो इंडिया का लीग हो रहा है। तो हर स्टेट में इतना अच्छा प्रोसेस चल रहा है। तो अंडर 17 के बाद भी इतना अच्छा प्रोसेस होगा, डेवलपमेंट होगा इंडियन वुमेन फुटबॉल के लिए। वहीं कुछ का मानना है कि इस आयोजन से उनके खेल में गुणात्मक सुधार होगा, जो उन्हें अपनी कमियों को दूर करने में सहायक होगा। वो तो बहुत फायदा है, इंडिया के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि इंडिया टीम अभी वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम खेला है अंडर 17। वो तो बहुत अच्छा खेलेगा, वो लोग बाकी लोग भी देख के अच्छा खेल सकता है, उन लोगों को देख के बाकी प्लेयर भी बहुत अच्छा खेलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अंडर 17 वर्ल्ड कप हमारा इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके थ्रू हमें बाहर के टीमों के साथ खेलने का बहुत अच्छा मौका है ये हमारे लिए। और अगर जैसे जैसे बाहर की टीमें आएंगी उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उस तरीके से हम अपने आप को देखेंगे कि हमारा लेवल क्या है और उनका लेवल क्या है। तो इस तरीके से हम अपने गेम को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर फॉरेन की कंट्रीज की टीमें प्लेइंग करते हैं ग्राउंड के अंदर, और हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या कमी है और उनसे क्या अच्छी क्वालिटीज हैं। इन दोनों का तालमेल हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में भारतीय टीम ग्रुप ए में मोरक्को, ब्राजील और अमेरिका के साथ है। ऐसे में चुनौती भी बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही अनुभव की कसौटी पर जहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहीं भविष्य के नए सितारों के लिए भी एक नई जमीन तैयार होगी। जाहिर तौर पर एक शुरुआत की जो जरूरत होती है वो शुरुआत हो चुकी है। पहले हमने देखा था कि किस तरह से अंडर 17 का बॉयज का टूर्नामेंट फुटबॉल का वर्ल्ड कप का खेला गया था। अब उसी की तर्ज पर अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो है वो आयोजित हो रहा है। ऐसे में देश को इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो जमीनी स्तर पर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ भारतीय फुटबॉल को एक नई पहचान और नए कलेवर के साथ सामने आने का मौका भी मिलेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और फुटबॉल की बात आगे जारी रखते हैं। गुजरात में ही चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिला फुटबॉल स्पर्धा में मणिपुर की टीम फाइनल में है और इस टीम की अहम सदस्य और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की दिग्गज खिलाड़ी बाला देवी 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के आयोजन को देश में महिला फुटबॉल की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम मान रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रतियोगिता महिला फुटबॉलर्स के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने के लिए एक आदर्श मंच के तौर पर सामने आया है। बाला देवी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नामी चेहरा बाला देवी साथ में है। वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप अंडर 17 का आयोजित होने जा रहा है, इसको लेकर के कितना ज्यादा एक उत्साह है और कैसा? तो आइए आपको यहां से लिए चलेंगे चंडीगढ़, जहां पे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित विराजमान पंजाब के राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारीलाल पुरोहित जी, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज श्री राजेंद्र गुप्ता जी, प्रोफेसर साइंटिस्ट एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी, एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी ऑफ चंडीगढ़ श्री धर्मपाल जी, निर्देशक प्रोफेसर बलदेव सेतिया जी, मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, कॉलेज के शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय छात्र छात्राएं, देवियों और स्वजन, मुझे आज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के दीक्षांत समारोह तथा शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भाग लेकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज डिग्री प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। इस अवसर पर मैं आप सबके माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देना चाहती हूँ, जो आपकी
आप तक की यात्रा में आपके संबल रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए मैं संकाय सदस्यों, कॉलेज प्रशासन और सक्रिय योगदान देने वाले अन्य सभी लोगों को भी सराहना करती हूँ। 100 से अधिक वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान ये कॉलेज विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जीवन कौशल के शिक्षा देकर देश की सेवा में अपना योगदान करता रहता है। पीईसी नॉलेज और एक्सीलेंस के एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में माना जाता है। आप सबका ये सुंदर शहर चंडीगढ़ भारत का पहला सुनियोजित शहर है, जहां बहुत ही कुशलता के साथ आधुनिकता को परंपरा के साथ जोड़ा गया है। चंडीगढ़ की प्रशंसा यहाँ की वास्तुकला योजना, शिक्षा, स्वच्छता और अन्य विशेषताओं के लिए की जाती है। चंडीगढ़ उन संस्थानों का केंद्र है जिन्हें विभाजन के बाद यहाँ पुनः स्थापित किया गया है। उनमें से प्रमुख ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ शहर उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का केंद्र बनने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का केंद्र भी बनेगा। यहाँ आने से पहले संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के नवनिर्मित सचिवालय भवन का उद्घाटन करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। वह भवन एक ग्रीन, इंटेलिजेंट और स्मार्ट बिल्डिंग है। इसके लिए मैं सचिवालय भवन का निर्माण से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज देश का एक प्रमुख संस्थान होने के साथ साथ इस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा का अग्रदूत भी है। सन 1921 में लाहौर से स्थापित पीईसी अनुसंधान के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभारा है और इसने वैश्विक तकनीकी परिवर्तन में अपना योगदान दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट किया गया है कि एक अच्छी शिक्षण संस्थान वो है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत किया जाता है, देखभाल की जाती है, प्रेरणादायक वातावरण होता है और अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधनों का व्यवस्था होती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीईसी में ये सभी विशेषताएं विद्यमान है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉलेज उत्कृष्टता की दिशा में अपना प्रयास निरंतर जारी रखेगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि पीईसी ने देश को टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, सिविल सर्विसेज, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तर की प्रतिभाएं प्रस्तुत की है। पीईसी के पूर्व विद्यार्थियों की सूची बहुत प्रभावशाली है। इस सूची में इसरो के पूर्व चेयरमैन और भारत के एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च के जनक पद्म विभूषण प्रोफेसर सतीश धवन, प्रख्यात शिक्षाविद और आईआईटी दिल्ली के संस्थापक निर्देशक प्रोफेसर आर.एन. डोगरा, मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम के विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार जैसे अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल है। मैं पीईसी की पूर्व छात्रा कल्पना चावला की विशेष उल्लेख करना चाहूँगी। पीईसी के एरोनॉटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में शिक्षा प्राप्त करने वाली कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी बने और विज्ञान के लिए आत्म बलिदान का प्रेरक इतिहास बने। कल्पना चावला अमर रहेगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीईसी में कल्पना चावला चेयर ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी स्थापित है। उनके इस संस्थान में पढ़ने वाली बेटियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी तथा वो और अधिक मेडल जीतेंगे, ये मेरी अपेक्षा है। देश की प्रगति और अधिक गति प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की और अधिक संख्या
होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, सबके जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिन्हें इस जीवन भर हम संजो के रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके दीक्षांत का ये दिन आपके मन मस्तिष्क में हमेशा अंकित रहेगा। इस प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी यात्रा के दौरान आपने कई यादगार पल अर्जित किए होंगे, जीवन भर के लिए मित्रता बनाई होंगी, अनमोल सबक सीखे होंगे और प्रचुर ज्ञान प्राप्त किए होंगे। ये सब आने वाले समय में विभिन्न परिस्थितियों में आपके लिए उपयोग सिद्ध होगा। ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां आपको अपने करियर और जीवन के अगले चरण के बारे में निर्णय लेना होगा। आप में से कुछ विद्यार्थियों को कई प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट मिल गया होगा और आने वाले दिनों में आप वहां ज्वाइन भी करने वाले होंगे। हालांकि आप में से कुछ विद्यार्थी भारत या विदेश में उच्चतर अध्ययन का विकल्प भी चुन सकते हैं। आप में से कुछ विद्यार्थी अपना उद्यम स्थापित करने चाहते होंगे। मैं आप सबसे अपील करती हूं कि आप रोजगार तलाशने वाले की बजाय रोजगार देने वाले की तरह सोचें और आगे बढ़े। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सब असीमित अवसरों और संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आप इन अवसरों को सफलता में और संभावनाओं को परिणाम में बदलने के लिए सक्षम है। अपने जीवन में आप जो भी बनने का फैसला करें, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलें। मैं आशा करती हूं कि आप सब संवेदनशील और जागरूक नागरिक के रूप में देश के प्रति गौरव और देशवासियों के प्रति स्नेह का भाव रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब भारत के भविष्य के निर्माता हैं। मुझे विश्वास है कि देश की प्रगति के अमृत काल के इस दौर में आप सब भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि जो ज्ञान आपने इस प्रतिष्ठित संस्थान में अर्जित किया है, उसका उपयोग आप मानवता की सेवा में भी करेंगे। आप सबको महात्मा गांधी के सर्वोदय के संदेश को अपनी निजी प्राथमिकताओं में स्थान देना चाहिए। समाज के सबसे अधिक वंचित और गरीब व्यक्ति को भी विकास का लाभ मिले, अर्थात सभी का उदय हो, यही सर्वोदय का लक्ष्य है। राष्ट्रपिता के जीवन मूल्यों को आचरण में ढालना हर देशवासी का, विशेषकर आप जैसे युवाओं का नैतिक कर्तव्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब हमारे देश के आदर्श नागरिक बने, ये मेरी कामना है। संविधान के दिए गए नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति आप सब सदैव सचेत रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। अंत में एक बार फिर आज उपाध्याय प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों और पदक विजेताओं को मैं बधाई देती हूँ तथा आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण चंडीगढ़ से, जहां पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने न सिर्फ विद्यार्थियों को बधाई दी, बल्कि कहा कि शिक्षा का ये जो संदेश है ये समाज के अंतिम तबके तक पहुंचे और ये कॉलेज उत्कृष्टता के अपने नित नए आयाम गढ़ेगा, इसका उन्होंने विश्वास जताया। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।